वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है बबीता जी के प्रति जेठालाल का, वो क्या है? वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। इंडिया में किसी भी घर में चले जाओ, वहाँ पे कोई भी मैरिड बंदा है, वो डेफिनेटली किसी ना किसी पड़ोसन के बारे में एक्साइटेड रहता है। गुलशन जी ने मुझे रियल में थप्पड़ मार दिया है। मुझे ये बोला, यार क्या भाई साहब, कैसे घटिया शो में आप काम कर रहे हो, हाँ क्यों करते हो आप लोग ऐसा? वो डबल मीनिंग बातें हैं, वो लाइन मार रहा है पड़ोसन पे, क्या है ये? बिजनल अंगूरी भाभी हैं शिल्पा शिंदे, वो तो माइंड ब्लोइंग हमेशा से थी। अगर वो ख़राब काम करती तो 10 साल तो नहीं चल पाता, हाँ वो 2 साल ही चलता। मुनव्वर बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत टैलेंटेड। 1 जनवरी को मैंने जो मेहनत की है वो पैसा मुझे 15 मई को मिलेगा। 5 लोगों में से जो सबसे बढ़िया जिसने किया है उसी का पत्ता साफ कर देते हैं, क्योंकि जो सेकंड बेस्ट था वो उस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ उसका कोई डील है। सबसे पहले तो सारंग जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। चाय की अगर मैं बात कहूँ तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि चाय को लेकर सानंद जी की क्या यादें और क्या मेमोरीज रही हैं? चाय मेरा सबसे फेवरेट ड्रिंक है। चाय से ज़्यादा अच्छा ड्रिंक मुझे कोई और लगता ही नहीं। और मेमोरीज़ तो ऐसी ऐसी है कि आपको मैं क्या बताऊं। बताइए 1-2। बचपन में जब हम काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान रहते थे, तो मेरी माँ आलू की सब्ज़ी बनाती थी रात में, और उसमें सरसों और मिर्च डाल के वो बनाती थी। और वो वाली सब्ज़ी जो है वो सवेरे बासी हो गई रहती थी, तो उसका जो आलू था वो मेरी माँ रोटी में ऐसे लपेटती थी और उसका रोल बना के वो देती थी, और हम चाय में उसको डुबा डुबा के खाते थे। और उसका जो टेस्ट है वो आज तक उससे बेहतर टेस्ट मुझे किसी चीज़ का लगा ही नहीं। चाय जो वो वक्त था जब हम दिल्ली में थे, मेरा जो शुरुआती जो जीवन का जो 8 वर्ष है वो दिल्ली में गुजरा है। तो जब हम दिल्ली में थे तो मुझे याद है कि किस ढंग से हम सुबह जब उठते थे तो हमारे दिमाग में और कुछ नहीं रहता था, सिर्फ चाय रहती थी कि चाय आएगी और चाय के साथ वो बिस्किट मिलेंगे गोल वाले, जो चवन्नी के साइज़ के गोल गोल बिस्किट आते थे, वो मिलेंगे। माँ वो रोटी में वो आलू वाली सब्ज़ी लगा के हमको देगी और हम उसको खाएंगे। तो चाय के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरा रहा है हमेशा से। और जब भी मैं किसी अच्छे वेदर को देखता हूँ, कोई नेचुरल ब्यूटी देखता हूँ, पहाड़ देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही आता है कि भैया एक बढ़िया सी चाय हो जाए। क्या बात है। तो मैं चाय का तो बहुत बड़ा दीवाना हूँ। दिल्ली का तो आपने किस्सा बता दिया कि भाई दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली किन हालातों में पहुँचे ये भी हम जानते हैं। बिहार कैसे आपको छोड़ना पड़ा। हाँ। अब जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, पूरा स्ट्रगल, अगर एक बार फ्लैशबैक अगर मारा जाए, अगर आर्थिक स्थिति की आपने जिस तरह से बात कही कि मुझे अभी वो कोट आपका याद है जहाँ पे आपने बोला था कि यार कि लोग दिवाली के बारे में लोग मनाया करते थे और हम देखा करते थे, और हमारे पास में ना उस लेवल की उस स्थिति में हम नहीं थे जहाँ पे हम दिवाली को दिवाली की तरह देख पाएँ। वहाँ से लेके मीरा रोड में एक बड़ा सा बंगला बनाए बैठे हुए हैं आप। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी हुआ मेरे जीवन में, वो जो भी मैंने कमाया या जो भी हासिल हुआ मुझे, वो ईमानदारी से और भरपूर मेहनत से हासिल हुआ है। बाकी मेरा तो मानना है कि जो भी करता है वो ऊपर वाला करता है, भगवान या अल्लाह या जीसस जो भी आप कहें, वही करते हैं, जो सुप्रीम पावर है, जो इस संसार को, इस कायनात को चलाते हैं। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश रहता हूँ कि परेशानी बहुत रही, बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन कभी भी भगवान ने मुझे टूटने नहीं दिया। मैं हर हाल में अपने आप को संभाल पाया, और किसी न किसी तरीक़े से, किसी न किसी रास्ते से मैं निकलता गया, किसी भी हर मुसीबत से पार पाता गया और जीवन में ग्रो करता गया। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का, जिसकी वजह से
ये सब हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस समाज में, इस संसार में। मैं कई सारे ऐसे दोस्तों को, अपने कलीग्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कि बेचारे बरसों से लगे पड़े हैं भाई, और आज की डेट में भी उनके पास वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं हैं। एक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है आज तक, वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और ज़िंदगी में अगर ये सब नहीं हो, अप्स एंड डाउन्स ना आए, परेशानियाँ ना आएँ, मुसीबतें ना आएँ, तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। फ़िल्म तभी बनेगी जब उसमें दिक्कतें होंगी, किसी कहानी में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तभी फ़िल्म बनेगी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो इंटरेस्टिंग फ़िल्म कैसे बनेगी। और हम सब की एक एक फ़िल्म है। आप भी अपनी फ़िल्म के हीरो हैं, मैं भी अपनी फ़िल्म का हीरो हूँ, हम सब अपनी अपनी फ़िल्म के हीरो हैं, है ना। तो मज़ेदार फ़िल्म या सुपरहिट फ़िल्म, ब्लॉकबस्टर तभी बनती है जब उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट्स होते हैं, टर्न्स होते हैं, है ना। बहुत सारे उसके सब प्लॉट्स होते हैं, एक कहानी का प्लॉट है, उसमें सब प्लॉट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं एम्बिएंट कैरेक्टर्स जो हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो तभी जाके वो ब्लॉकबस्टर बनती है। जब हाथ में पैसे ना हो और आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, घर के ऊपर कर्जा भी बहुत सारा हो, और ज़मीन जो है बची कुची वो भी हथियाली गई हो, लोग किस नज़र से देखते हैं आपको? लोग कैसे देखते हैं आपको? ये आज की तारीख की बात कर रहे हैं? उस वक्त की। उस वक्त की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ एक ये अजीब सी बात रही है फैज़ान भाई, कि शुरू से लेकर आज तक मैं एक ख़ास किस्म का शायद ये भगवान ने मुझे मनोवृत्ति मेरी दी, बनाई है ऊपर वाले ने, कि मैंने आज तक कभी भी दूसरों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने पे ध्यान दिया, या जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे परिवार के सदस्य, उन पे ध्यान दिया। जो इक्का दुक्का गिने चुने जो थोड़े दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, थोड़ा बहुत उन पे ध्यान दिया। पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मुझे कैसे देख रहा होगा, क्योंकि मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ। और ये बचपन से मेरी आदत है, मैं देखता नहीं हूँ लोगों को, मैं लोगों को देखता नहीं हूँ एज इन, मैं इस बात पर गौर नहीं करता कि कौन मुझे देख रहा है, किस ढंग से देख रहा है ना। मैं अपनी दुनिया में मगन रहता हूँ, अपने अंदर मेरा बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत घुमाव, बहुत सारी ऊंच नीच हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे अंदर चलती हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने खुद पर विजय प्राप्त कर ली तो आप सबसे बड़े विजेता हैं। अगर आप पूरी दुनिया को जीतने निकलें और ख़ुद को नहीं जीत पाए तो आप बहुत बड़े वाले लूज़र हैं, है ना। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे हम ऐसे कोट्स भी पढ़ते हैं, है ना। बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो हुए हैं वो खुद से हार जाते हैं। तो मेरी लड़ाई हमेशा खुद से रहती, मैं कभी भी नहीं सोचता किसी और के बारे में। और ये शुरू से रहा है, ऐसा नहीं है कि अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। ये मेरे में नेचुरल चीज़ है जो शायद नॉर्मली लोगों में नहीं होती है। बचपन से मैं ऐसा हूँ यार। नॉर्मली तो बच्चे ऐसे नहीं होते ना, वो तो सोचते हैं उसके पास खिलौना है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। करेक्ट, मैंने वो सब कभी सोचा नहीं, मैं बस अपनी धुन में लगा रहा, कुछ नहीं सोचना, जो काम करना है वो करना है। किताब बेचने जाना है तो बस चले जा रहे हैं झोला लेके, हैं, गाना गाते हुए जा रहा हूँ आराम से, है ना। किसी किताब के दुकानदार के पास गया तो उससे उर्दू सीखने लगा। अब आप ना 8 साल का बच्चा उर्दू सीख रहा है, 10 साल का बच्चा किताब वाले से, वो मुस्लिम बुक सेलर है, अब उससे मैं उर्दू के अल्फाज जो हैं उसके मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जासूसी उपन्यास लिखने थे। मेरे पिताजी बहुत बड़े साहित्य चल रहा था, और उपन्यास जो है वो पिताजी पढ़ते थे, और मैं जाता था उसको
दुकान में लेके यहाँ जब पढ़ लिया पिताजी ने तो उसको पहुँचाने और फिर नई बुक लेने के लिए मैं जाता था पिताजी के लिए। तो रास्ते में पढ़ता आता था, तो वो ओनली फॉर एडल्ट्स बुक्स थी, मैं आई वॉज नॉट सपोज टू रीड देम, लेकिन मैं पढ़ता था। तो उसमें उर्दू के अल्फाज का बड़ा इस्तेमाल होता था उस ज़माने में। सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, वो लोग बहुत लिखते थे उर्दू। तो मैं उन वर्ड्स का मीनिंग जानता था लोगों से, समझ रहे हैं। तो ये सब मैं करता था। मतलब ये है कि मैंने कभी भी बचपना नहीं देखा ना मैंने। मेन बात ये है कि बचपना नहीं देखा मैंने। बचपन में जो जो चीज़ें होती हैं, तो बचपना उसमें आप बहुत कुछ करते हो। मैं बचपन में ही एक तरह से बूढ़ा हो गया, बचपन में ही, समझ रहे हैं। इतना स्ट्रगल हो गया ना लाइफ में कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भोजन, खाना। अगर साला वही नहीं मिल रहा है तो आपको क्या पड़ी है कि कौन क्या कर रहा है। साला खाना मिल नहीं रहा है तो मैं क्या सोचूं कि उस बच्चे के पास वो खिलौना है तो मेरा बाप भी मुझे खिलौना ला के दे, हैं। अरे पहले खाना दे दो यार। तो उसी जुगाड़ में अपन लगे हैं। तो मेहनत किए जा रहे हैं, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लगातार सीखने की ललक मुझ में बहुत ज़्यादा रही है हमेशा से, है ना। और उर्दू सीख रहे हैं या कुछ भी, तो वो वैसी टेंडेंसी मेरी हमेशा से रही है। आई नेवर थॉट अबाउट अदर्स के कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एक इंसिडेंट आपने शेयर किया हुआ था जब आप 13 साल के थे। क्रिकेट के बहाने आपके साथ में किसी ने ज़बरदस्ती करने का ट्राई किया। क्या भूल पाए हैं आप वो इंसिडेंट? आज भी वो इंसिडेंट कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है? आज भी वो इंसिडेंट मुझे परेशान ऐसे करता है। मैं ये सोचता हूँ ज़रूर कि हमारे समाज में कितनी चरित्रहीनता है और कैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में नहीं होता है, आज की डेट में भी होता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आज भी उन भावनाओं को भूल नहीं पाया हूँ जो मेरे साथ हुआ था। हाँ, सिर्फ जो वो क्रिकेट के कोच साहब थे उन्होंने तो किया ही था। हाँ, उन्होंने कम से कम मुझे शारीरिक रूप से टच नहीं किया था। पर एक और भाई साहब थे जो कि मेरे पिताजी के जो किताब का बिज़नेस था, तो वो बेसिकली उनके साथ ही काम करते थे। और उन्होंने तो बाकायदा मेरा यौन शोषण किया। हाँ, उन्होंने यौन शोषण किया मेरा। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, किसी को आज तक मैंने बताया नहीं था। क्या हुआ था उस वक्त? उसने भी ऐसे ही मुझे पकड़ के ले गया और उसने बाकायदा किया यौन शोषण। क्या एज रही होगी आपकी उस वक्त? इतनी मुश्किल से 12-13 साल। और मैं आज भी याद है कैसे मैं उस बंदे को देखता था तो ऐसा लगता था मैंने किसी राक्षस को देख लिया है। मैं भागता था वहाँ से, दूर से ही देख के भागता था उसको। आपने कभी ये बात पिताजी से बोली? किसी से नहीं आज तक, पहली बार आपसे बोल रहा हूँ। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और मुझे लगता है कि जो सरकारी तंत्र है या जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। और भी ज़्यादा जितनी सख्ती हो सके उतना अच्छा है। और ये चीज़ जो है ये पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात चीज़ है। बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो बहुत होता है इस देश में, बहुत होता है, आज भी हो रहा है। क्यों आपने उस वक्त थोड़ी हिम्मत नहीं दिखाई और पिताजी से नहीं बोला या अपने परिवार से नहीं बोला? इसलिए क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे कि मैं कुछ भी साबित कर पाता, कुछ भी प्रूव कर पाता, समझ रहे हैं। और दूसरा ये कि जो मैंने नहीं किया वही सारे बच्चे नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। वो एज ऐसी होती है, वो उम्र ऐसी होती है जिसमें आपकी हिम्मत नहीं होती, आप बहुत डर जाते हो। क्या ऐसा कह सकते हैं कि बचपन में ये सारी चीज़ें आपने फेस की हुई हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका बचपन जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है? बचपन था ही नहीं मेरे में, पूरा सब खत्म हो गया ना। वही तो मैं बोलता हूँ, बचपन तो नहीं देख पाया ना मैं बचपन में ही बूढ़ा हो गया।
समझ रहे हैं? तो मैंने बचपन देखा ही नहीं है, बचपन मैंने देखा ही नहीं है। बचपन की क्या मेमोरीज़ होती हैं, मेरे से कोई बोले, जानना चाहे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैंने वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया है। कैसा बचपन जीना चाहते थे आप अगर मौका मिलता? और जैसे सारे बच्चे जीते हैं, मैं भी खेलना चाहता था, मैं भी झूला झूलना चाहता था, मैं भी वो सब काम करना चाहता था जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, पर वो नहीं हो पाया। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो वो जो कोच साहब थे उन्होंने ऐसा किया, और फिर मेरे पिताजी के पास पैसे भी नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने मेरे को कपड़े वपड़े बनवा के दिए थे और बैट भी कहीं से लेके आए थे, वो सब किया था उन्होंने, लेकिन नहीं कर पाए। वो कोच साहब ने डरा दिया ऐसा मुझे कि मैं क्रिकेट ही छोड़ दिया उस आदमी की वजह से मैंने। क्या ये एक वजह थी जब इतनी आप गरीबी देख लेते हैं, इतनी भूखमरी आप देख लेते हैं, भूखमरी ही कहूँगा क्योंकि आप एक दिन का रखा हुआ खाना 2 दिन खा रहे हो, और घर के खानों में जो कई बार ऐसा भी हुआ है कि देयर इज़ नो फूड अवेलेबल। ओके, वो भी सिचुएशन आई है। इसलिए सानंद ने अपना जो ड्रीम जो था वो दबा के रखा कि अब मेरा जो इंटेंशन जो है, मेरा जो फोकस जो है वो सिर्फ मेरा पैसा कमाने पे है। मेरा फोकस खाने का जुगाड़ करने पे है। समझ रहे? 50 लाख रुपए साल की नौकरी छोड़ के एक्टिंग करियर में आना, इसके लिए भी बहुत हिम्मत ही चाहिए। हाँ, और कल मेरी आपसे एक मुलाकात हुई थी और आपने वहाँ पे मुझे बोली हुई थी ये बात कि यार कि मैं सच में पागल हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं अगले मोमेंट पे क्या करूँगा। करेक्ट, सही बात है। मैं एक्चुअली इसको इस ढंग से लेता हूँ कि मुझे अगर अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर अनगिनत पर्सनैलिटीज़ हैं, अनगिनत, उसका कोई और छोर नहीं है, इतनी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो तो कभी भी कोई भी पर्सनैलिटी उठेगी और वो एक्टिव हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो कभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा हंसने लगता हूँ। हैं, अब आप ये सोचो ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 50 लाख की नौकरी छोड़ के मैं 50-50 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ एक्टर बनने के लिए। ये भी पागलपन है। पागलपन है। यानी भले मुझे नौकरी से निकाला गया था, लेकिन 3 महीने का समय था मेरे पास, उसमें मैं आराम से किसी दूसरे चैनल में जा सकता था ना, पर मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग करने आया था, मुंबई सिंगर बनने अब तो आया सपना था, जीना है, अब सपना के लिए कोशिश करेंगे। वो किया मैंने, और मेरे पास पैसे नहीं बचे थे बिल्कुल, तो घर को अपना बना के मैं वॉक करने लगा, क्योंकि उसमें ट्रेन में बस में जा नहीं पाया था। तो बहुत संघर्ष जो है ना वो किया, लेकिन मैं हमेशा इसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ कि मुझे ऐसा जीवन भगवान ने दिया। अगला जन्म भी मेरा होगा तो मैं सानंद वर्मा ही बनना चाहूँगा। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कभी सेल्फ डाउट हुआ कि एक एक्टर जो है, एक कलाकार जो है, कि वो दिखना ऐसा चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। और पता नहीं इस दुनिया में, फिल्म लाइन की दुनिया में, मैं अपनी जगह बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, ये सवाल है आपके दिलो दिमाग में? एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे बहुत जल्दी कामयाबी मिल गई। ओके, विदिन 6 months आई बिकेम एडवर्टाइजिंग स्टार। 6 महीने के अंदर आइडिया। हाँ, तो इस वजह से सेल्फ डाउट तब आता है जब आप बहुत लंबे समय तक लगे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो 6 महीने के अंदर ही गेम हो गया। 6 महीने के अंदर मैंने गाड़ी खरीद ली, फोर्ड फिएस्टा। मैंने जो कसम खाई थी कि मैं नहीं जाऊंगा कभी यहाँ। और एक बार जो कसम खा लेते हो वो ज़रूर करते हो? हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। क्या ऐसी कसम खाई हुई है आपने जो आपको लगता है कि यार कि अब मुझे ये करना है और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है? नहीं, वैसी कोई कसम नहीं है, पर क्या चाहत क्या है? देखो क्या है ना कि हमेशा प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रह के छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातें एज इन, अगर मैंने आपको बोला है कि मैं आपको आज रात को अपने घर पे बुला के बहुत बढ़िया आपको खाना खिलाऊंगा, तो अगर मैंने आपको बोला है तो अब कुछ भी हो जाए मैं आपको अपने घर पे ज़रूर बुलाऊंगा और खाना खिलाऊंगा, वो चेंज नहीं करूंगा मैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन बातों को जो भी आपके मुंह से निकले तो आप अगर उसका ख्याल रखो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बस ऐसे ही बोल देते हैं,
किसी से बात हो रही है, हाँ, कोई किसी ने कोई वीडियो की बात की, अभी कोई बंदा है वो बोलता है सर मैं आपको ये भेजता हूँ, और ये मैं भेजता हूँ, आप भेजूँगा आपको, आप देखना, तो उसको याद नहीं रहता है, अगले ही पल नहीं भेजता है वो। मतलब ये है कि छोटी छोटी बात जो आप कमिट करें डे टू डे बेसिस पे, उन बातों को जो आपके मुंह से निकले आप उसको कर दिया करें, आप उसको भूल मत जाएं। सिर्फ कहने के लिए मत बोलें, सिर्फ कहने के लिए मत कहें। बी वेरी वेरी सीरियस व्हाट यू से इन लाइफ। अगर आप कुछ कहते हो तो उसको, वो होता है ना कि एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ओके। तो वो जो चीज़ है ना वो बड़ी अच्छी है। कल मेरी आपसे बात हुई और कल आपने मुझे एक चीज़ बताई, फैज़ान मुझे रियल में ना गुस्सा बहुत आता है, कॉमेडी की आड़ में उस गुस्से को छुपाए रखता हूँ। मैं एक्चुअली फैज़ान भाई सच यही है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। और लेकिन और यही वजह भी है शायद कि मैं पार्टियों में नहीं जाता और नेटवर्किंग नहीं करता, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलता, मेरे कुछ ख़ास दोस्त वोस्त नहीं हैं। उसकी वजह यही है कि मेरे को अगर कोई बंदा, हिंदी में एक शब्द है कुतर्क, है ना, अगर वो कोई करने लगता है तो फिर मुझे गुस्सा आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर के साथ बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ क्रिकेट के बारे में, तो आई विल बी द लिसनर एंड ओनली लिसनर। आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद सचिन तेंदुलकर अबाउट क्रिकेट, है ना। मैं उनसे ये नहीं बोलूँगा कि स्ट्रेट ड्राइव ऐसे नहीं, ऐसे मारना चाहिए। तो मैं सुनूंगा सर आप कैसे करते हो मैजिक, वो स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारते हो आप, है ना। या धोनी से अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो उससे ये पूछूंगा कि सर ये हेलीकॉप्टर शॉट का क्या आपका है, कैसे किया होगा आपने। मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा बहस करने लगे तो कितना गलत होगा। तो जैसे मान लो मेरे को कॉरपोरेट का अनुभव है, मुझे टेलीविज़न चैनल में मैंने लंबे समय तक काम किया है, मुझे अनुभव है। अब अगर कोई टेलीविज़न सीरियल में कर रहा हूँ और मेरा कोई कलीग जो है एक्टर, वो आके मेरे से चैनल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करने लगे और मेरे से आर्ग्यू करे, तो वो तो नहीं चलेगा ना भैया। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है यार, मैं अंदर का आदमी हूँ, आई एम द इनसाइडर यार, यू नो। तो यू कैन नॉट आर्ग्यू विथ मी। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। या कोई अगर इनडिसिप्लिन होता है तो बहुत गुस्सा आता है। मुझे रोड पे बहुत गुस्सा आता है, जो इनडिसिप्लिन में लोग ड्राइव करते हैं, बहुत गुस्सा आता है। कभी सेट पर ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ? सेट पे मैं कट के बाद गायब हो जाता हूँ कि मैं वहाँ रहता किसी ने वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन ना किया हो और आपका गुस्सा फूट गया हो वहाँ पे, नहीं, मैं यहाँ पे एक्टिंग करने आया हूँ, यहाँ पे एक्टिंग करूँ। मेरे साथ यार ये सब नहीं हुआ आज तक। शायद भगवान भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सब के बारे में, क्योंकि हम सब उन्हीं का क्रिएशन है, हम सब उनका क्रिएशन है, तो सबको ना उन्होंने एक ढंग में ढाला हुआ है। तो मेरे लिए जो भगवान ने तय किया है शायद वो यही है कि तुमको वैसे लोग ही मिलेंगे जहाँ पर तुम कंफर्टेबल रहो। तो मैं कंफर्टेबल ही रहता हूँ हमेशा, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जहाँ पे आप कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे ना तारक मेहता का जेठालाल नहीं बनना है। कई लोगों ने इस बात को बहुत अलग अलग तरह से लिया और मैंने तो देखा भी नहीं। आप जो बोल रहे हो मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन इट। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है आपका। आपने बोला कि यार कि मैं हर दिन सेम कैरेक्टर नहीं कर सकता हूँ, भाभी जी घर पर हैं, मैं वहाँ पे हर एक्टर का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ मेरा छोड़ के। क्यों आपको तारक मेहता का जेठालाल नहीं बनना है कभी भी? बिल्कुल नहीं बनना है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि किसी एक कैरेक्टर की वजह से लोग मुझे याद करें, ये मैं नहीं चाहता हूँ। और दूसरी बात, अगर मेरे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, देखो एक्टिंग जो है वो कोई एक कैरेक्टर करने, देखो आप एक खुद कैरेक्टर हो, ठीक है। अब आप एक कैरेक्टर हो और आपने कोई सीरियल करना शुरू कर दिया, आप एक्टर बन गए, ओके, आप एक्टर बन गए। अब एक्टर बनने के बाद आपने एक कैरेक्टर उठाया, वो कैरेक्टर एग्जैक्टली वही कैरेक्टर है जो आपका अभी है। आप उस सीरियल में जर्नलिस्ट बने, आप इंटरव्यू लेते हैं सेलेब्स का, जो भी आप हो अभी आपका यही व्यवसाय है, यही प्रोफेशन है, और आप एक्टर बन गए, आपने एक
सीरियल ले लिया और उसमें काम करने लगे आप, ठीक है। अब आप जो अभी हो एग्जैक्टली कैमरा ऑन होने के बाद एज एन एक्टर भी आप वही करोगे जो आप अभी कर रहे हो, राइट। तो हो सकता है वो सीरियल 25 साल चले और आप बहुत पैसा भी कमाओ, लेकिन मैं आपको एक्टर नहीं मानूंगा। वो इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि एक्टर वो होता है जो कि बहुत तरह के कैरेक्टर्स को निभा सके और वो कैरेक्टर ही लगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो दिलीप जी कर रहे हैं वही वो रियल लाइफ में भी है? नहीं 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 नहीं, वो रियल लाइफ में वो नहीं है, वो रियल लाइफ में नहीं है। जो दिलीप जी कर रहे हैं वो बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, पर वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर करते रह गए इतने लंबे समय तक, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हाँ, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो अगर और दूसरे कैरेक्टर्स करते तो शायद उनको भी एज एन एक्टर ज़्यादा खुशी मिलती। उनको पैसा बहुत कमा लिया होगा उन्होंने तारक मेहता से, लेकिन जो एक एक्टर का सेटिस्फैक्शन होता है ना, समझ रहे हो। जैसे आज की डेट में मेरी नज़र में अगर किसी इंडियन एक्टर के बारे में बोलूँ तो रणवीर सिंह इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइड एक्टर। वो आप देखो उनको कपिल देव का जो उन्होंने परफॉर्म किया 83 में, कपिल देव ही लग रहे हैं वो, इतना अच्छा उन्होंने काम किया। वैरायटी देखो, गली बॉय में एकदम अलग लगते हैं। लेकिन ये बात तो यहाँ पे भी लागू होती है जहाँ पे विभूति जी हैं, तिवारी जी हैं, अंगूरी जी हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि एक ये भी एक लॉन्ग रनिंग शो बनकर सबके सामने आया हुआ है। सालों से लोग एक ही कैरेक्टर को निभा रहे हैं और वो शो लंबा चलता हुआ जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे विभूति जी हैं, विभूति जी आप अगर ध्यान दें तो उन्होंने करण अर्जुन में भी बहुत अच्छा काम किया है। और उसके अलावा रिसेंट कुछ फिल्में हैं सलमान खान सर की फिल्मों में, उसमें भी उन्होंने किया है। और अभी एक वेब सीरीज़ में भी एक कैमियो उन्होंने किया था। पर हम कभी भी दिलीप भाई को ऐसा नहीं देखते हैं। अगर आप देखें राजकुमार हिरानी सर की हर फिल्म में रोहित भाई रहते हैं, उनकी हर फिल्म में रोहित भाई रहते हैं और एक प्रोमिनेंट सीन करते हैं वो, है ना। तो एटलीस्ट ये लोग दिखते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में दिखते हैं, काम करते हैं, समझ रहे हो आप। पर जो मैंने वो वाला एग्जांपल दिया जेठालाल वाला, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैंने दिलीप भाई को, क्योंकि मैं भी बहुत कंटेंट देखता हूँ, दिलीप भाई को मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। भेजा फ्राई नाम का एक शो हम कर रहे थे सब टीवी पे, तो उसका ओपनिंग मोन्टाज मैं ही डायरेक्ट कर रहा था। तो मैंने उनसे मिला था, उनको डायरेक्ट भी किया था मैंने भेजा फ्राई। तो मुझको ऐसा लगता है कि ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, समझ रहे हो। तो अगर उनको मौके मिलते हैं तो वो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो एक सीरियल में फंस के रह गए। तो हम, हो सकता है तारक मेहता के पहले उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें अगर हम कुछ याद करना चाहें दिमाग पे जोर डाल के तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन जब से तारक मेहता शुरू हुआ तब से वो बेचारे वही एक कैरेक्टर करके रह गए और मैंने उनको कहीं देखा नहीं कोई कुछ किरदार करते हुए, कोई काम करते हुए। तो इसलिए वो एग्जाम्पल मैंने दिया था। मैंने रोहित भाई को या विभूति नारायण मिश्रा को देखा है, अलग अलग काम और भी करते हैं वो लोग, एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक नाटक करते हैं, मैं उनका नाटक स्टेज में देखने, थिएटर में देखने गया था अपना आसिफ भाई का, बहुत बढ़िया, शिमला कॉफ़ी हाउस नाम है उसका। राकेश बेदी जी उसके डायरेक्टर हैं और लीड एक्टर भी हैं उसमें। ज़बरदस्त उनका प्ले है वो जो वो करते हैं, तो नाटक भी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ करते रहते हैं ये लोग। डेली शो करते हुए भी ये लोग किसी न किसी तरह से मैनेज करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आपने एक चीज़ और भी कही हुई थी कि मैं टीवी के कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। टीवी का कंटेंट का अपना लिमिटेशन होता है ना। आप देखो, टीवी का जो कंटेंट है वो कंटेंट और जो सिनेमा का कंटेंट है वो कंटेंट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहना ही रहना है। आपका जो स्टेटमेंट है वो है नॉट प्राउड ऑफ कंटेंट ऑन टेलीविजन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्राउड ऑफ कंटेंट, क्योंकि बहुत कम कंटेंट ऐसा है, जैसे कि भाभी जी है, आई एम प्राउड ऑफ भाभी जी, घर पर है, आई एम रियली प्राउड। वैसा भी काम है। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे भाभी जी को भी ट्रोल करते हुए नजर आते हैं कि उस शो के अंदर सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि एक दो फैमिलीज हैं और जहाँ पे एक किसी की वाइफ पर उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा है, दूसरा आदमी उसकी वाइफ के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। जब ये सारे कमेंट्स और आप लोग देखते हैं या पढ़ते हैं तो क्या रिएक्शन आप लोगों का होता है? और कई बार कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है यहाँ पे कमेंट्स में कि डबल मीनिंग बातें बहुत ज़्यादा होती हैं शो के अंदर।
देखो, डबल मीनिंग बातें तो थोड़ी बहुत होती ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बिलो द बेल्ट नहीं होती। और 10:30 बजे का टाइम स्लॉट इसीलिए है इसका, ताकि वरना 8 साढ़े 8 का होता ना, इतना सुपरहिट शो है ये, इतना बड़ा ब्रांड है, तो 8 साढ़े 8 का टाइम होता, 9 बजे का टाइम होता, पर इसको 10:30 का टाइम स्लॉट ही इसलिए मिला है कि थोड़ा सा इसमें मसालेदार चीज़ें हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही वो है ना, कि आप थोड़ा सा एक जो नॉटीनेस होती है एक मैरिड लोगों की, मैरिड जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो एक नॉटीनेस होती है, एक अंदर से एक रहता है। और ये घर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे शो में ऐसा थी, ये सच्चाई है, इसीलिए तो इतना बड़ा हिट है ये, लोगों ने कनेक्ट किया है इससे। अगर आप इंडिया में किसी भी घर में चले जाओ, वहाँ पे कोई भी मैरिड बंदा है, वो डेफिनेटली किसी ना किसी पड़ोसन के बारे में एक्साइटेड रहता है। इवन तारक मेहता में भी है वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है बबीता जी के प्रति जेठालाल का, वो क्या है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ है ना। तो ये तो हमारे घर घर की कहानी, ये सच है, इसीलिए ये रिलेटेबल है ना इतना। हाँ, और बाकी तो जो चीज़ें हिट होती हैं उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी उसको मिलता ही है। तो बस ये है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म आजकल के ज़माने में बहुत कम होने लगा है, क्योंकि आजकल लोग वो जो होता है ना क्विक फेम के चक्कर में, हाँ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कमेंट कुछ भी करते हैं, तो आजकल उसकी रेलेवेंस मेरी नज़र में उतनी है नहीं, और मैं बहुत हल्के में लेता हूँ उसको, सीरियसली लेता नहीं हूँ इन चीज़ों को। सच यही है कि मैं जिस भी गली में चला जाता हूँ, जिस भी जगह जाता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं बहुत। मुझे आज तक कभी भी एक बंदा ऐसा नहीं मिला, टचवुड, जिसने मुझे ये बोला हो, यार क्या भाई साहब कैसे घटिया शो में आप काम कर रहे हो, हाँ क्यों करते हो आप लोग ऐसा, वो डबल मीनिंग बातें हैं, वो लाइन मार रहा है पड़ोसन पे, क्या है ये साला। 11 साल से आज तक एक बंदा नहीं मिला जिसने ऐसे बोला हो। 11 साल में हर बंदा यही मिला है मुझे, जिसने मुझे गले लगाया है, मुझे देख के ऐसा लगा उसका दिन बन गया। आपका एक और भी स्टेटमेंट है जहाँ पे आपने बोला है कि और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जलते हैं आपके शो से। बिल्कुल जलते हैं, बिल्कुल जलते हैं, यही सच है। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं हमारे शो के बारे में, दे आर जेलस ऑफ अस, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमारे शो में हम सिर्फ एक गली है, ओके, एक छोटा सा एक एटमॉस्फेयर हमने बनाया है, और वहाँ पे 4 किरदार हैं जो कि 2 कपल हैं बेसिकली, हैं, और कुछ एम्बिएंट कैरेक्टर्स हैं, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि मोहल्ले वाले हैं, है ना। और उसमें हम ऊपर वाले की दया से 11 साल से हमारा शो चल रहा है, और 3000 एपिसोड हो गए हैं, तो डेफिनेटली लोग जलते तो हैं दूसरे की सक्सेस से, कहाँ खुश होते हैं लोग। आजकल 6 महीना शो नहीं चलता है, 6 महीना कोई भी टीवी शो जो है वो, उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है, इट इज़ नॉट इवन मोर देन 1 ईयर। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और हर कैरेक्टर का एक अपना अपना रोल है, अपना अपना एक कैरेक्टर है, सबका एक अपना अपना स्क्रीन टाइम है, कि मेरा स्क्रीन टाइम और बड़े मेरे दिल व दिमाग में नहीं आते हैं, पर नॉर्मली एक्टर्स के दिमाग में आते हैं, आते हैं। पर मैं जैसा कि एपिसोड में इनसिक्योरिटी, हाँ आते हैं, वो एक्चुअली लगभग सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आते। मैं तो जब सीन आता है और उसमें मेरे डायलॉग्स कम रहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो, मुझे टेंशन नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपना डायलॉग किसी दूसरे कैरेक्टर को बोला, यार तू बोल ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर, अपना डायलॉग दिया है दूसरे कैरेक्टर्स को। कर सकते हैं टीवी में आप ऐसा? मैं करता हूँ, बाकी दूसरे आपकी लाइन्स लेने के लिए बैठे रहते हैं, ये भी नहीं बोलूँगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि जिस तरह से आपने अपनी लाइन्स किसी और को दे दी, किसी ने आपसे आपकी लाइन्स छीन ली हो? मेरी लाइन किसी ने कभी छीनने की हिम्मत नहीं की, वो सब तो नहीं होता है मेरे साथ। किसी कैरेक्टर के पीछे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई आया और किसी ने अपने कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्किंग से आपका कैरेक्टर छीन लिया हो, ऐसा हुआ है कभी? ये भी मुझे पता नहीं रहता है, अगर ऐसा हुआ भी तो तब पता चले ना जब मैं नेटवर्किंग करूं। सही बात है ना। मेरा तो सीन ये है कि अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया तो मैं उससे बात करता हूं, उसके बाद उसी वक्त भूल जाता हूं।
उसी वक्त भूल जाता हूँ मैं अभी कौन सा कॉल आया था। तो मैं इतना ज़्यादा प्रेजेंट में रहता हूँ ना कि मैं भूल जाता हूँ। जैसे ही कॉल कट हुआ वो पास्ट हो गया, हटा सावन की घटा यार, नहीं चाहिए। फिर कॉल करेगा अगर उसको इंटरेस्ट है मेरे में, है ना। अगर उसको मेरा ऑडिशन चाहिए तो वो 10 बार कॉल करेगा, समझ रहे हैं। तो जैसे ही उसका 4 बार कॉल आएगा मैं समझ जाऊँगा सीरियस है, तो फिर और उसको आगे बढ़ा दूंगा, ऑडिशन दे देंगे। पर मैं ध्यान नहीं देता इन बातों पे यार। और मेरा मानना है कि छोटी छोटी बातों पे ना ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना आदमी छोटा हो जाता है। आपने फिल्म्स भी की हुई है और आपने टीवी भी आप कर ही रहे हो। रिस्पेक्ट कहाँ पे ज़्यादा है? हर जगह मिलती है। ओके। क्योंकि देखो एक्टर को रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है ज़्यादा क्योंकि एक्टर ही वो डिवाइस है जिसकी वजह से कोई भी काम जो है वो चलेगा, ठीक है ना। हमारे अगर शाहरुख खान हैं स्क्रीन के ऊपर, तभी लोग जो हैं उस पिक्चर को देखने जाएंगे पैसा खर्चा करके, है ना, ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो एक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, फिज़िकल डिवाइस, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। डायरेक्टर के नाम पे बहुत कम फिल्में, हालांकि ये मीडियम डायरेक्टर का है ना, लेकिन डायरेक्टर के नाम पे बहुत कम ऐसे ना के बराबर डायरेक्टर हैं। संजय लीला भंसाली टाइप के बहुत कम डायरेक्टर हैं जिनके नाम पर फिल्म बिक जाती है। कई सारे एक्टर्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भेदभाव बहुत है कि ये टीवी एक्टर है, ये बॉलीवुड एक्टर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने कभी ऐसा कोई भेदभाव कभी पहले था? ओके। पहले था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। धुरंधर जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हिंदी मूवी है, उसमें कितने टीवी एक्टर्स हैं? सौम्या टंडन है, क्रिस्टल है, गौरव गेरा हैं, राकेश बेदी हैं, कितने सारे टीवी एक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हिंदी फिल्म धुरंधर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले था। और पहले भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रहा होता तो मिस्टर शाहरुख खान कैसे बन जाते हैं। वो तो टीवी सीरियल में ही काम करते थे, कितना काम किया उन्होंने, फौजी, सर्कस। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आई डोंट थिंक सो। कभी सोचा था कि आपका आई लाइक इट कह देना इतना बड़ा वायरल मूवमेंट बन जाएगा? मैंने नहीं सोचा था, शशांक बली ने, हमारे डायरेक्टर ने सोचा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सानंद एक दिन आएगा जब तुम आई लाइक इट बोलने के लाखों लोग हैं। ये अलग बात है कि इवेंट मैंने किन्हीं कारणों से किया ही नहीं, तो लेकिन मुझे ऑफ़र तो हुआ ही। तो उन्होंने कहा था, मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा ना कि मैं ना भविष्य के बारे में सोचता हूँ। क्या टेक था आपका जब आप सुनते हैं डायरेक्टर आपके पास में आए और आपको बताया कि यार सानंद यार ये लाइन्स हैं और ये तुम्हें बोलना है, या आपने उस वक्त सोचा हो यार कि अनोखे लाल का कैरेक्टर जो है ना, ये बड़ा विचित्र सा कैरेक्टर है, इसके साथ में ट्रेजेडी हो रही है और ये कह रहा है आई लाइक इट? हाँ, तो मेरा रियल कैरेक्टर भी ऐसा ही है ना। मैं इसीलिए तो सक्सेना से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। सक्सेना का कैरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है उतना, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट बहुत करता हूँ। तो बाकी डायरेक्टर हमारे शशांक बली तो पुराने दोस्त हैं मेरे, बहुत पुराने, 25 साल पुराने दोस्त हैं। तो उनके साथ तो मेरा रैपॉर ऐसा था कि डायरेक्टर और एक्टर वाला रिश्ता ही नहीं है, दोस्ती वाला है। दोस्ती वाला है। तो एंड इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। हाँ, तो ऐसा उनको मैं सारा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मेरी कास्टिंग के लिए भी वही ज़िद कर रहे थे। शशांक सर ही थे जो मेरी कास्टिंग के लिए ज़िद कर रहे थे, क्योंकि वो मुझे चैनल डेज से जानते थे और उनको पता था कि मैं पागल आदमी हूँ। हैं, तो सक्सेना का एक्टर मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मेरी कास्टिंग के लिए भी उन्होंने ही ज़ोर डाला। फिर आई लाइक इट जो था वर्ड, वो भी 3 वर्ड जो ये लाइन है, ये भी सबसे पहले शशांक के मुंह से ही निकला। और जो कॉकआइड होता हूँ मैं, ये होता हूँ आई लाइक इट बोलते समय, ये भी उन्हीं का आइडिया है ना। तो सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। सबसे बड़ा फैन एनकाउंटर जो आप बताना चाहें, जो अनोखे लाल का आपके पास में आया हो, दिवाली, भैया ये करके दिखाइए। फैन एनकाउंटर एंड फैन मोमेंट बोल रहा या फैन मोमेंट जो आपको लग रहा हो यार कि कहीं ना कहीं कोई भागा भागा मेरे पास में आया और मुझसे कहता है। उसका एक है मेरे पास जवाब। मेरा दिवाली शॉपिंग के लिए मैं गया हुआ था मार्केट में, और मेरे पीछे पीछे एक लेडी आई जो कि 65 ईयर्स ओल्ड थी।
उन्होंने मुझसे कहा सर आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मैंने कहा जी जी बोलिए। उन्होंने उसके बाद सर के बाद बेटा बोलना शुरू किया। बोला बेटा तुमने एक मरते हुए आदमी को हंसाया है। मेरे हस्बैंड जो थे वो हॉस्पिटल बेड पे लेटे रहते थे और भाभी जी घर पर हैं ही देखते थे और वो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार करते थे। कोई भी रिलेटिव उनसे मिलने जाता था, मैं जाती थी, बच्चे जाते थे, फ्रेंड्स जाते थे, कोई भी जाते थे, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी। भाभी जी जब देखते थे तब भी नहीं हंसते थे। वो सिर्फ तब हंसते थे जब भाभी जी में अनोखेलाल सक्सेना आते थे, जब तुम आते थे तभी वो हंसते थे। एकमात्र वही मोमेंट रहता था जब वो हंसते थे। तो तुमने एक मरते हुए आदमी को हंसाया है, अब वो नहीं रहे। और उसके बाद बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी एकदम ऊपर। अल्लाह तो, और मुस्लिम थी, अल्लाह तुझे बहुत बड़ा एक्टर बनाया बेटा। और रोते रोते चली गई। फ़ोटो भी नहीं लिया उन्होंने, फोटो भी नहीं खिंचवाया? और ऐसे ही रोते रोते चली गई। मैं भी रोने लगा। तो वो मेरे लिए, मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है वो मोमेंट। क्या फील करते हैं अंदर जब लोग आते हैं और इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको देते हैं, बोलते हैं कि किसी एक इंसान, मतलब आपने लोगों को इतनी सारी खुशियाँ दे दी, इतने सारे मोमेंट्स दे दिए, प्राउड फील करते हैं खुद के ऊपर कि यार कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं लाइफ में? प्राउड यार फैज़ान भाई क्या बोलूँ बस यही है कि अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला इतने सारे लोगों को एंटरटेन करने का, यू नो। ये अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ मैं। और प्राउड, हाँ, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना इस काम के लिए कि इतने सारे लोगों को मैं खुश कर पाया, एंटरटेन कर पाया। कभी ऐसा सवाल आया मन में कि यार कि कभी मेरा पंच अगर काम ना करे? सेल्फ डाउट में कभी नहीं रहता मैं। सेल्फ डाउट में नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मैं मानता हूँ कि हर काम ऊपर वाला कर रहा है। वो जो डायलॉग है ना आनंद का कि हम सब, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली हैं, तो वही हैं। तो इसलिए सेल्फ डाउट नहीं आता है। जैसे ही आपने सेल्फ डाउट किया, आपने भगवान के एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रिएट तो सब कुछ वही कर रहा है, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर मैं ये मान के चलूँ तो उससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर कुछ गलत होगा मुझसे तब भी मैं ऊपर वाले को ही दोषी मानूंगा, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट भी उनको दूंगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो लेकिन कैरेक्टर तो आपका बहुत हंसाने वाला है, वो स्क्रीन पर आता है एक अपनी एनर्जी लेकर, पता नहीं कि बैक स्टोरी में किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितना भी दुखी है वो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग यहाँ पे देखने आए हैं, भाभी जी घर पर हैं, आपको उनको एंटरटेन करना ही करना है क्योंकि वो आपके स्लॉट के टाइम पे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। मन पे पत्थर रख के, मन से नाखुश होके, लेकिन आपने वहाँ पे परफॉर्म किया। बहुत बार ऐसा हुआ है। और जैसे ही एक्शन बोला जाता है ना डायरेक्टर के मुंह से, उसके बाद आपको सब कुछ ख़त्म करना है, सबको मार देना है, सब एवरीथिंग इज़ इररिलेवेंट नाउ। सिर्फ और सिर्फ वो सीन है, अनोखेलाल सक्सेना है। अनोखेलाल सक्सेना जो काम कर रहा है उस सीन में वो काम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपको दिल पे पत्थर नहीं रखना है, उस पत्थर से हर चीज़ को चकनाचूर कर देना है, उसको जला के भस्म कर देना है वो सच है। आपको सब कुछ यही तो है। इसीलिए तो मैं एक्टिंग को दुनिया का सबसे मुश्किल काम कहता हूँ, क्योंकि अगर आप सच्चे एक्टर हैं तो आप खुद को मारेंगे, खुद को ख़त्म करेंगे। कोई और किरदार बनने के लिए, किसी और किरदार की आत्मा को अपने अंदर डालने के लिए आपका स्वत्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, हाँ, आपका जो खुद है, उस खुद को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से बेखुद होना पड़ेगा, तभी जाकर आप कोई दूसरा किरदार ओढ़ पाएंगे या उसमें घुस पाएंगे, तभी हो पाएगा, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जो कि
ना के बराबर एक्टर्स कर पाए हैं। कॉमेडी मुश्किल मानते हैं लेकिन आप कि कॉमेडी मुश्किल तो है। बहुत मुश्किल है कॉमेडी। मुझे तो लगता है कॉमेडी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए रुलाना है, आपको रोना है स्क्रीन पे, आपको आंसू नहीं निकल रहे हैं, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप ग्लिसरीन लेकर रो लोगे, ठीक है। लेकिन कॉमेडी में ये नहीं हो सकता। वहाँ पे आपका पंच एकदम करेक्ट टाइम पे लैंड नहीं करेगा तो नहीं हंसेगी पब्लिक, चाहे कितना भी बढ़िया पंच है वो, कितना भी बढ़िया पंच, वो नहीं हंसेगी। और उसमें बहुत, इस क्राफ्ट में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत उतार चढ़ाव है, सुर का खेल है, आप सुर से खेलते हो, समझ रहे हैं। आप जो लाइंस बोल रहे हो, आपका जो डायलॉग चल रहा है, उसको सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए एक बहुत उतार चढ़ाव वाली जर्नी चलती है। जो एक लाइन आपके लिए है, जो एक लाइन का डायलॉग आपको एक लाइन का डायलॉग लग रहा है, वो एक लाइन का डायलॉग मेरे लिए एक बहुत बड़ी जर्नी है। वो एक लाइन का डायलॉग बहुत बड़ा काम है वो, और तब जाके वो पंच लैंड होता है, समझ रहे हैं। तो कॉमेडी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। टाइमिंग, आपका जो को एक्टर है वो जिस ढंग से बात कर रहा है, उसके बाद जब आपको कुछ बोलना है, उस बीच में वो जो पॉज है, वो पॉज बहुत मायने रखता है। वो पॉज, वो अगर 2.5 सेकंड का पॉज चाहिए अगर वहाँ, तो 2.5 सेकंड का ही चाहिए। अगर 2.5 सेकंड से उसको आपने 2 सेकंड कर दिया, या 2.5 सेकंड से अगर उसको आपने 3 सेकंड कर दिया उस पॉज को, तो पंच लैंड नहीं करेगा। हाल ही में मेरी रोहित जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट के दौरान। वहाँ पे विदिशा भी थी और पूरी मतलब भाभी जी की सारी कास्ट आई हुई थी। तो मैंने उनके साथ में एक इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने उनसे पूछा कि अब दोबारा ओजी भाभी जी जो हैं वो दोबारा फिर से वापस आ गई हैं। तो उन्होंने मुझे ये मोमेंट बताया कि जब उनकी एंट्री से हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब वो गई थी तब हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि पता नहीं अब हमारे शो का क्या होगा। उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे जब वो गई थी और शो एकदम हिला हुआ था? मैं भी बहुत डरा हुआ था। हम सब बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो शो की जान थी। तो शो की जान जो है वही अगर चली जाए तो मौत हो जाएगी ना। तो जान तो निकल गई थी, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा शो का। बट थैंकफुली किसी तरह मैनेज हो गया, और शुभांगी आ गई, उन्होंने भी अच्छा काम किया, तो अपना शो निकल पड़ा। फिर जब शिल्पा आती हैं, और शिल्पा के आने के बाद में एक स्टेटमेंट उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि शुभांगी ने सिर्फ वो किया है जो मैं कर चुकी थी, अगर वो कुछ अपना फ्लेवर उसमें डालती तो वो और बेहतर काम कर पाती। देखिए, ये एक ऐसी बात है ना जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने शुभांगी की तारीफ़ की। जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था, उसमें उन्होंने शुभांगी की तारीफ़ की और उनसे ये कहा कि उनके बारे में कहा कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ये उन्होंने कहा। और जहाँ तक कॉपी करने की बात है, तो भाई ये तो अंगूरी का कैरेक्टर था ना। तो अंगूरी का जो कैरेक्टर है, जो ऑलरेडी वेरी वेरी वेल अप्रिशिएटेड कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर में शुभांगी जी आई थी, है ना। तो अब उस कैरेक्टर को आप चेंज करके इंदिरा गांधी का कैरेक्टर कैसे कर दोगे? वो अंगूरी का ही कैरेक्टर रहेगा ना भाई, तो उसको इंदिरा गांधी तो आप बना नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। शुभांगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। 10 साल तक शो में वो अंगूरी का उन्होंने कैरेक्टर किया। अगर वो ख़राब काम करती तो 10 साल तो नहीं चल पाता, हाँ, वो 1-2 साल ही चलता। तो उन्होंने भी डेफिनेटली अच्छा काम किया, लोगों ने पसंद किया होगा उनको, तभी तो वो चली 10 साल। तो उन्होंने भी अच्छा किया। और जो ओरिजिनल अंगूरी भाभी हैं शिल्पा शिंदे, वो तो माइंड ब्लोइंग हमेशा से थी। वो पहले भी थी माइंड ब्लोइंग और आज भी है माइंड ब्लोइंग। जब ये फेरबदल हुआ, जब पुरानी भाभी जी गई, नई भाभी जी आई, आप लोग का क्या रिएक्शन था जब आप लोग को मालूम पड़ा कि अब भाभी जी जो है, शिल्पा जो है, वो दोबारा फिर से शो के अंदर आने वाली है? हम बहुत खुश थे। ओके, शॉकिंग था आपके लिए? शॉकिंग क्यों रहेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की क्योंकि बात। जब ये भाभी जी आएंगी तो फिर ये वाली भाभी जी कहाँ जाएंगी? नहीं तो आप सबको पहले से मालूम पड़ सा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था, मुझे तो खैर पता नहीं था, किसी को पता नहीं रहा होगा। पर क्या है ना कि ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि आप
अगर कोई ऐसी खबर आती है, हैं, तो आप खुश होते हो ये सोच के, क्योंकि हम लोग आज की डेट में भी हम शिल्पा शिंदे वाले एपिसोड्स रिपीट में देखते हैं जो उन्होंने 10 साल पहले किया था, वो हम आज भी उनके एपिसोड्स रिपीट में देखते हैं। तो हम तो भैया एक्टर हैं, है ना, और वो हमारी कलीग रह चुकी हैं, और वो वापस आने वाली हैं जिनके एपिसोड्स हम आज भी रिपीट में देख रहे हैं। तो हम तो खुशी होंगे ना कि शिल्पा जी आ रही हैं तो मज़ा आएगा। तो ज़्यादा हम ये नहीं सोचते कि अब 10 साल तक इन्होंने किया हैं, और अब इसमें क्या इसके पीछे है, ये इन्होंने क्यों छोड़ा, क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बस हमें इतना पता है कि 10 साल तक अच्छे से इन्होंने काम किया, उसके बाद अब ये चली गई और वापस शिल्पा शिंदे जी आ गई। तो हम इनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक इनको भी बोलते हैं, आगे भी और नया नया काम करें, बढ़िया काम करें। शुभांगी जी, मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? एक प्रोड्यूसर हैं टेलीविज़न के बहुत बड़े, राजन शाही उनका नाम है, वो कहते हैं कि आजकल के एक्टर्स जो हैं वो सक्सेस को संभाल नहीं पाते हैं। सच कहते हैं, वो बहुत सच कहते हैं। और आजकल के ही एक्टर्स नहीं, हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है, ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। आप सक्सेस को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। एक दो शो हिट हुए और एटीट्यूड में बदलाव। एटीट्यूड करेक्ट है, ये तो होता ही है। और अगर इस पे कंट्रोल कर लिया किसी ने ना मेरे भाई, तो वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। और जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो फंस जाते हैं, फिर उनके लिए आगे बढ़ना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो है। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दे दिया हो, बुरी तो आपको लगी हो लेकिन आपने बोला ना हो, कन्फेस ना किया हो? मुझे नहीं दिया किसी ने एटीट्यूड कभी भी? मुझे कौन देगा, मेरे को नहीं देता कोई। मेरा पता नहीं, कुछ ऐसा फैज़ान मेरे में ना, भगवान ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ऐसा कवच है मेरी तरफ, मेरे चारों तरफ ना कुछ ऐसा कवच ऊपर वाले ने बना के दिया है मुझे, कि मैंने आज तक अभी, अगर आप बोलो कि मैं याद करूं कि जब से मैंने एक्टिंग शुरू की है तो कोई ऐसा बंदा जिसने मुझे एटीट्यूड दिखाया हो या कुछ हुआ हो, माँ कसम मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा किसी ने किया हो। तो मेरे साथ ये सब नहीं होता है यार, कुछ ऐसा है मेरे में शायद। या आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कि आप देते रहो, आप करते रहो? नहीं, मेरे साथ हुआ ही नहीं है कभी ऐसा। या शायद ये हो सकता है कि मैं बिल्कुल कभी किसी की तरफ देखता ही नहीं हूँ, कभी ध्यान ही नहीं देता। और किस तरह का कैरेक्टर आप निभाना चाहते हैं जो आपके दिल में हो? मैं विलन का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, जो कि फ़नी विलन है, यानी ऐसा विलन जो कि हंसाए भी और पब्लिक जो है वो उससे नफ़रत भी करे, रुलाए भी, डराए भी, हंसाए भी, सब काम करे। तो वैसा विलन बनना चाहता हूँ मैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा में किसी बड़े स्टार के साथ, जैसे शाहरुख खान सर हो गए, सलमान खान सर हो गए, आमिर खान हो गए, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऐसे किसी बड़े एक्टर के साथ, अल्लू अर्जुन पुष्पा वाले, ऐसे किसी बड़े एक्टर के साथ मेन विलन मैं करना चाहता हूँ। वो मेरा ड्रीम है। लेकिन कर तो सकते हैं आप। अरे मैं फाड़ दूंगा, ऑस्कर लेके आऊँगा मैं उसके लिए। मेरे को आप एक बार देखे तो देखो। क्या हुआ था फर्स्ट कॉपी के दौरान गुलशन जी के साथ में? चीज़ें क्लियर? गुलशन जी ने मुझे रियल में थप्पड़ मार दिया यार, और बिना कंसेंट लिए। अगर आपको रियल में थप्पड़, जैसे मर्दानी में मुझे रियल में थप्पड़ पड़े हैं, मर्दानी में मुझे रियल में थप्पड़ पड़े हैं। पहले उसने वो चीट कर रहा था, फिर प्रदीप दा ने बोला दिग्विजय से कि अरे असली में मारो उसको। ये प्रदीप दा ने, अरे असली में मारो, पता चल रहा है, मारो असली में। ये प्रदीप सरकार ने बोला। अब दिग्विजय ने मुझसे बोला, सानंद भाई मुझे रियल में मारना पड़ा, और दादा बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई मारो ना। आपने कंसेंट दे दिया? हाँ ऑफकोर्स। मारा दिग्विजय ने, फाड़ करके एकदम पूरा गाल लाल कर दिया उसने। देखो आप मर्दानी में मेरा सीन, रियल का थप्पड़ है भाई वो। लेकिन उसने पूछा ना, आई लव दिग्विजय, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। एक लड़की है तपस्या नायक, उसने एक मैंने प्रोमो किया था आईफा का, उस प्रोमो में उसने मुझे कम से कम 50 थप्पड़ मारे रियल वाले, क्योंकि वो उस समय नई नई आई थी, उसको चीट करना नहीं आता था थप्पड़, कि चीट कैसे करते हैं, ठीक है। उसने मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर के 50 थप्पड़ मारे होंगे कम से कम।
और मैंने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि इसको नहीं पता है, इसको आता नहीं है, शूट नहीं रुकवा सकते इसके लिए। हाँ, तो वो भी टेंशन नहीं हुआ, बहुत अच्छे से मैंने उसको झेला। हैं, अपने गाल जो हैं वो लाल करके घर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, गुलशन जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जब सीन चल रहा था तो उन्होंने बिना मेरे से बोले, इट वॉज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी, शॉकिंग सरप्राइज़, बिना मुझसे बोले उन्होंने रियल का थप्पड़ मार दिया बहुत ज़ोर से मुझे। आपकी स्क्रिप्ट में नहीं था वो? थप्पड़ पड़ना था, लेकिन वो रियल में मारेंगे ये मुझे पता नहीं था। वो इतने सीजनड एक्टर हैं, है ना, वो तपस्या नायक तो है नहीं, जो कि नई नई आई थी उस समय, अब वो भी सीजनड हो गई है, अलग बात है, पुराना ऐड है वो आईफा वाला। लेकिन गुलशन जी तो, हम लोग तो गुलशन जी को देख के बड़े हुए हैं, मैं तो उनका फ़ैन हूँ। छप्पन टिकली, बैडमैन, क्या है, माइंड ब्लोइंग काम किया उन्होंने, है ना। तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि ऐसा होगा, तो इसलिए और ज़्यादा शौक हो गया मुझे, तो मैं चुपचाप बैठ गया बिल्कुल। लेकिन गुस्सा बहुत आया मुझे उस वक्त, गुस्सा बहुत आ रहा था। किसी से आपने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं, कभी नहीं। फिर सीधा मैंने, एक बार किसी ने पूछा तब बोला मैं नहीं बोलता हूँ ना, मैं उस मोमेंट को भुला देता हूँ, निकाल देता हूँ। आगे बढ़ो यार, प्रेजेंट में रहो। चीज़ें क्लियर हुई फिर गुलशन जी से? नहीं, मुनव्वर से बताया आपने? मुनव्वर से बताया मैंने, क्योंकि वो दोस्त है मेरा, मुनव्वर मेरा दोस्त है, फिरदौस मेरी फ्रेंड है। क्या बोला मुनव्वर ने? मुनव्वर तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और उन्होंने तो बहुत फर्स्ट कॉपी में बहुत सपोर्ट किया मेरा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आपने कितनी एडवाइस दी मुनव्वर को एक्टिंग के वक्त? क्योंकि उनका वो बहुत चालू आदमी है, वो बहुत बाप आदमी है, वो बहुत टैलेंटेड है, आई लव हिम यार। मुनव्वर बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत टैलेंटेड। यानी आप ये समझ लो भाई, पहली बार वो कैमरा फेस कर रहे हैं, फर्स्ट कॉपी में कैमरा फेस एज एन फिक्शनल कैरेक्टर वो पहली बार कर रहे हैं। उसके पहले कैमरा फेस किया होगा उन्होंने, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए किया होगा, या वो सब किया होगा बतौर एक्टर। हाँ, बतौर एक्टर किसी फिक्शनल कैरेक्टर को पहली बार कर रहे थे वो, पर लगा ही नहीं यार कि पहली बार कर रहे हैं, एकदम लग रहा है जैसे 25 साल से कर रहे हैं। बहुत टैलेंटेड बंदा है वो। तो मैं क्या एडवाइस दूंगा, मैंने उनसे एडवाइस लिया है। क्या एडवाइस आपने ली है? हाँ, मैंने कुछ भी, यानी एडवाइस लेने का मतलब ये कि एक्टिंग से जुड़ा हुआ नहीं, कुछ और कुछ दूसरी बातें कि नॉनवेज कहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है, इस तरह के एडवाइस। एक्टिंग के नाम पे स्कैम कितने हुए आपके साथ में? मैं जब शुरू में मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तो उस समय मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कैसे करते हैं। क्योंकि मैं ऑडिशन लेना जानता था, ऑडिशन देना नहीं जानता था। मैं चैनल में काम करता था, तो मैं जो प्रोमो हेड था, मैं तो प्रोमोज जो शूट करता था, तो एक्टर्स को बुला के उनका ऑडिशन लेता था, पर देना नहीं जानता था मैं। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। बस यही इधर उधर से पूछ पाछ के कहाँ अच्छा अंधेरी में जाते हैं, वहाँ पे ऑडिशन के लिए रहता है, ये सब धीरे धीरे पता चली बातें। वो लंबी कहानी है, पर इतना है कि कुछ मालूम नहीं था। तो उसी दौरान कुछ कास्टिंग एजेंसीज थीं जो कि फ्रॉड थीं, और उन लोगों ने मेरे से पैसे लिए, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, कि आप इनरोल हो जाइए, फिर आपको हम कास्ट करवाएंगे। और वो कभी नहीं हुआ, गायब हो गए वो लोग। तो ऐसा कुछ हुआ है। और मेरे को तो लगता है स्कैम बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में, कभी एक्टिंग सिखाने के नाम पे, कभी कास्टिंग के नाम पे, कभी कुछ भी, बहुत होता है ये हमारी इंडस्ट्री में, बहुत होता है। क्योंकि हमारा ऐसा वो नहीं है ना, जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वो उतनी ज़्यादा सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन नहीं है। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। क्या चीज़ आपके हिसाब से, क्या सुधार आपके हिसाब से आना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर? इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो बड़ा सुधार आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि जो कास्टिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अगर आपने 5 लोगों का ऑडिशन लिया है, तो डायरेक्टर को पता रहना चाहिए, जो फिल्म का डायरेक्टर है, कि ये 5 लोगों का ऑडिशन हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स 5 लोगों का ऑडिशन लेते हैं, 5 लोगों में से जो सबसे बढ़िया जिसने किया है उसी का पत्ता साफ कर देते हैं, क्योंकि जो सेकंड बेस्ट था वो उस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ उसका कोई डील है। जो सेकंड बेस्ट था उसका कुछ डील है कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, हो सकता है उसको कुछ कमीशन दे रहा हो, या हो सकता है उसका दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है, पर उसका कुछ डील है। तो जो बेस्ट परफॉर्मर था
उन 5 में से बेस्ट परफॉर्मर को आउट कर दिया और जो सेकंड बेस्ट है उसको आगे बढ़ाया। तो ये गलत है। तो अगर 5 लोगों का ऑडिशन है तो उन 5 का ऑडिशन डायरेक्टर तक भेजो आप। क्या आपको लगता है कि एक्टर्स के बजट में भी सुधार होना चाहिए? बजट का तो ऐसा है ना, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये, है ना। अगर आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ओके, और डिमांड कम है, तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा। तो आज के डेट में एक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ़ एक्टर्स जो है वो इतना हाई है। और ये 3 महीने वाला प्रोसेस सही मानते हैं? टेलीविजन में बहुत गंदा है वो। आप सोचो 3 महीना क्या, हमारा तो भाभी जी में जो मिलता है, अगर मैंने 1 जनवरी को काम किया, 1 जनवरी को काम किया, उसके बाद मैं कहीं चला गया फिल्म के शूट में, कुछ है, मैं उसके बाद नहीं शूट किया मैंने। तो 1 जनवरी को जो मैंने एक्टिंग की है उसका पैसा पता है मुझे कब मिलेगा? फरवरी मार्च पे 15 मई को। 1 जनवरी को मैंने जो मेहनत की है वो पैसा मुझे 15 मई को मिलेगा। अब आप जोड़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 और 15 में 4.5 महीने। ये कौन सा धंधा ऐसा है बताओ जिसमें साला आज काम करें और 4.5 महीने बाद हमें उसका पैसा मिल रहा है? तो ये तो बहुत गलत है ना। मैक्सिमम जो है वो 45 डेज होना चाहिए, मैक्सिमम, उससे 1 दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। कैसे मैनेज करते हैं आप इस पूरे लंबे टाइम पीरियड को और इसके जो खर्चे जो हैं, क्योंकि खर्चे तो उतने हैं जो लाइफ जिस हिसाब से चल रही है, और कभी कभी एक्टर्स की लाइफ में काम भी नहीं है, तब कैसे मैनेज करेंगे आप? प्रॉब्लम होता ही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए तो ये एक मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया आपने। ये तो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं हम लोग, उसका जो बिल आता है तो जो मिनिमम ड्यू पेमेंट होता है वो करते हैं, बाकी का जो होता है उस पर हेवी इंटरेस्ट देते हैं 40%। तो कष्ट है भाई। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 45 डेज, दैट्स इट। उससे ज़्यादा 1 दिन भी ऊपर नहीं, मैक्सिमम। वर्स्ट केस सिनारियो इट शुड बी 45 डेज, वरना 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ। क्या टीआरपी प्रेशर एक्टर्स के ऊपर भी होता है? ऑफ कोर्स होता है। अगर टीआरपी गिरा तो एक्टर्स सदमे में आ जाते हैं उनको लगता है टीआरपी गिर गया अब बंद करना है, शो बंद ना हो जाए कहीं। सारा नंबर का ही गेम है ना, तो सदमे में आ जाते हैं बेचारे। तो प्रेशर तो रहता ही है। पर ये ज़रूर है कि एक्टर्स को ये लगता है, एक्टर कॉम की ख़ास बात ये है कि वो लोग हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एक्टर में ये ख़ास बात है, उनके काम के प्रति ईमानदारी जो है वो अगर रेटिंग गिर गई तो उसके बाद वो डर के मारे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं। वो बेचारे जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते हैं, वो हमेशा बेस्ट ही अपना देते हैं। ये मोस्टली एक्टर्स में मैंने देखा है। थैंक यू सो मच सानंद जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड जाते जाते आपके अनोखे अंदाज में जो कुछ भी आप कहना चाहें। दोस्तों, मैं टेली मसाला के लिए दिल से बोल रहा हूँ। मुझे मसालेदार चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता हूँ मैं। तो टेली मसाला, आई लाइक इट। थैंक यू।